हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने ये देखा था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी क्लोज सरफेस को रख दिया जाए तो द नेट फ्लक्स इज जीरो। कल क्यूब वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, है कि नहीं। इस थ्योरम को डायरेक्टली हम कहीं यूज भी कर सकते हैं, है ना। कहीं भी डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले, आगे इस सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो गॉस लॉ हम लोगों को पढ़ना होगा। उससे पहले एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। मतलब किसी सरफेस के थ्रू से फ्लक्स निकालना हो तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये जानना आपको जरूरी पड़ेगा, है ना। तभी आप ई डॉट, आप वहां का ई निकालोगे तभी तो ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर पाओगे, है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, इसका डेरिवेशन इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ नीट। जेई मेन के भी बियॉन्ड ही है ना। अच्छा, इसके डेरिवेशन को ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। इंटीग्रेशन टेक्निक से इसका डेरिवेशन आता है कि अगर कोई डिस्क है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, अगर कोई डिस्क है, ये है ना, कोई सरफेस है जो कि सर्कुलर है, मैं ये कह रहा हूं, और यहां से ये बिल्कुल हमारे सामने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सामने ये डिस्क है ना, और इसका सेमी वर्टेक्स एंगल, यहां पे दिस एंगल इज थीटा। सपोज द रेडियस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अगर ये सेंटर होगा। और इस पॉइंट पे अगर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, देन फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज, इस सरफेस के थ्रू से, जो सरफेस डिस्क की तरह है, फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज, फ्लक्स थ्रू डिस्क इज, याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख देता हूं, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल का मतलब, अगर मैं यहां से कंप्लीट करूं ना, तो एक कोन आपको दिखाई देगा। जैसे कोन का बेस, कोन है ना, कोन का बेस सर्कुलर जो कि डिस्क है, और ये कोन का क्या है, वर्टेक्स है। सो दिस एंगल इज सेमी वर्टेक्स एंगल एट द एपेक्स ऑफ द कोन। Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। अगर आप cos theta का वैल्यू रखोगे तो b by h, है ना, रख भी सकते हो, तो इट विल बी Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta is x by root over r square plus x square। ये ध्यान रखेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना, ये एक आर रेडियस का डिस्क है, आर रेडियस का ये डिस्क है, और यहां से ये यहां से ये सपोज आर ही डिस्टेंस पे या 2r डिस्टेंस पे, मान लिया मैंने, ये दिस डिस्टेंस इज 2r, और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या होगा, इस डिस्क के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये एंगल थीटा पता करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लक्स तो ये होगा Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। तो फ्लक्स हो जाएगा phi is equal to, है ना, phi is equal to जो होगा वो हो जाएगा Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। अब cos theta कैसे निकलेगा, cos theta मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, क्योंकि ये 2r है, ये r है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज r रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5r स्क्वायर ये आएगा, तो रूट हटेगा तो r रूट 5 हो जाएगा। तो Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। What is cos theta? Base upon hypotenuse, 2r by r root 5 हो जाएगा। So r cancel, it will be Q by 2 epsilon naught into 1 minus 2 by root 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। किसी भी कोन के वर्टेक्स पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ हो तो कोन के बेस के थ्रू से ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, कोन के बेस के थ्रू से ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये बहुत जगहों पे बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, दैट्स वाई मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, है ना। ये नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर बहुत स्टैंडर्ड बता, हालांकि कम चांस है लेकिन कहीं आ जाए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने थ्योरम की तो बात कर ली है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से नेट फ्लक्स जीरो होता है। नेट फ्लक्स जीरो होता है। नेट फ्लक्स के किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग, आउटवर्ड फ्लक्स एंड इनवर्ड फ्लक्स बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, बट साइन उनका अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए, साइन बोलना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना। स्केलर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। जैसे वर्क डन, वर्क पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन वेक्टर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चलती है कि सर फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो वेक्टर क्यों नहीं है? तो जरूरी नहीं है। कुछ स्केलर का भी ऐसा डिफिनेशन होता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दो एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, एक फ्लक्स एक वर्क, है कि नहीं? ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। This is a cube. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Z-axis. मतलब ये xy प्लेन में ये बेस है क्यूब का, xy प्लेन में बेस है। हाइट जो है क्यूब की, हालांकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होगी क्योंकि ये क्यूब है। मान लीजिए क्यूब का साइड a है, ये भी a, ये भी a और ये हाइट भी है। तो ध्यान रखेंगे ये जो a है ये y एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला जो साइड a है वो x एक्सिस के लॉन्ग है, और ये वाला जो साइड a है ये z एक्सिस के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है? z एक्सिस के लॉन्ग है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन in a space is given as E is equal to alpha x I cap, where alpha is a positive constant. If E is equal to alpha x I cap, then what is the flux through the cube? इस फ्लक्स क्यूब के थ्रू से क्या फ्लक्स हो जाएगा, है ना, हमें निकालना है। ऑलराइट, देखिए E is equal to अगर alpha x I cap है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि अब देखिए क्यूब यहाँ पे क्लोज सरफेस तो है, ठीक है ना, ये क्यूब क्लोज सरफेस तो है, बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नेट फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहा। प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है। ओके, तो ये तीनों क्यूब के साइड्स हैं। ये साइड, दिस साइड इज अलोंग x एक्सिस, दिस साइड अलोंग y एक्सिस एंड दिस साइड अलोंग z एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ फ्लक्स जीरो नहीं होगा। भले ये क्यूब है, क्लोज सरफेस है, लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो भैया फ्लक्स अब निकलेगा कैसे, है ना, कितना होगा फ्लक्स? तो चलिए फ्लक्स निकालते हैं। अब यहां गौर कीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है? आई कैप, यानी एक्स एक्सिस की तरफ है। आई कैप लगा हुआ है यानी एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब क्यूब के जो फेसेज का डायरेक्शन एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, उन्हीं के थ्रू से कुछ फ्लक्स होगा। वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में जो भी फेस का डायरेक्शन है उसके थ्रू से कोई फ्लक्स नहीं होगा। कारण, क्योंकि जब हम डॉट करने जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जब हम, तो we will see that the angle is 90 degree and cos 90 will become 0। मतलब आप समझिए, जैसे मान लो मैं फेस की नंबरिंग कर दूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मतलब ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप बॉटम फ्रंट बैक, इन सारे फेसेस के थ्रू से कोई फ्लक्स नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो इस टॉप की बात करूं तो इस टॉप का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? जेड एक्सिस की तरफ। बॉटम की बात करूं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ये फ्रंट की बात करूं तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? वाई एक्सिस की तरफ, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। और बैक का अगर बात करूं तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ। केवल जो भी फ्लक्स होगा वो एक इसके थ्रू से होगा और इसके थ्रू से होगा, बस यहीं से फ्लक्स होगा।
है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए जो भी फेस का एरिया एक्स एक्सिस की तरफ होगा या माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, है ना, उन्हीं के थ्रू से फ्लक्स होगा। ओके, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों फेस है वो दिखाई दे रहा है हमें। एक तो ये फेस है, दिस इज द फेस, दिस इज फेस 1 S1 सरफेस, और मान लो दिस इज S2 सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू S1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले सरफेस 1 के थ्रू से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जेड इनके थ्रू से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसके भी थ्रू से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन जेड में जाएगा तो ई डॉट ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई में, एरिया जेड में या एरिया जे में भी जाए, वाई में भी जाएगा तो डॉट जीरो हो जाएगा। एरिया आई या माइनस आई में अगर होगा तो भी फ्लक्स कुछ आएगा, क्योंकि फील्ड खुद आई में है एक्स एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले सरफेस नंबर 1 का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ होगा। हम जानते हैं ना, जब क्लोज सरफेस के किसी पार्ट का, क्लोज सरफेस के किसी पार्ट का जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो वी टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। यानी फ्लक्स थ्रू S1 क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू S1 के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा, वहां फ्लक्स थ्रू S1 पे, अब S1 पे जब हम देखेंगे तो S1 के लिए x कितना है हमारा, है ना, ये जो सरफेस है S1, इस फेस का जो, जिसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, उस S1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, अगर मैं बात करूं तो x कोऑर्डिनेट कितना है, a के बराबर है। कितने के बराबर है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, है ना। तो a के अगर बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा x, यानी x के बदले कितना लेना होगा, a लेना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ए लेना होगा सबसे पहले, लेकिन E एट S1 लेना होगा, E एट S1 डॉट ए, E एट S1 कितना हो जाएगा, तो फॉर S1 x इज इक्वल टू a, सो इट इज अल्फा a आई कैप डॉट a, एरिया कितना है इसका, इसका एरिया a स्क्वायर होगा, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब x के अपोजिट, दैट इज माइनस आई कैप। कितना आ जाएगा, तो अल्फा a इंटू ए स्क्वायर, अल्फा a क्यूब, और i डॉट माइनस आई क्या हो जाएगा, -1, सो इट इज माइनस अल्फा a क्यूब। दिस इज द फ्लक्स थ्रू S1। ओके, उसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा, अब चलिए S2 का मतलब ये सरफेस नंबर 2 है ना। इस S2 के थ्रू से फ्लक्स के लिए सबसे पहले एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगेन आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर, यहाँ का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का एरिया वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड तो a स्क्वायर ही होगा, क्योंकि क्यूब का फेस स्क्वायर होगा, a इंटू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, राइट साइड, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज a स्क्वायर आई कैप, a स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S2 हो जाएगा E एट S2, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां वाला लेंगे, सरफेस नंबर 2 वाला, डॉट एरिया लेना पड़ेगा मुझे, सरफेस नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो x का फंक्शन है ना, तो हमें सरफेस नंबर 2 का x कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। सरफेस नंबर 2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये भी a और ये भी a, ये कितना हो जाएगा 2a, सो इट इज अल्फा 2a, सो दैट इज अल्फा 2a आई कैप, और डॉट एरिया वेक्टर क्या है, तो ये है a स्क्वायर आई कैप, क्योंकि इधर का एरिया पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर के एरिया का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के पार्ट का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ पॉजिटिव लिया जाता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। सो इट इज 2 अल्फा a into a square, that is 2 अल्फा a cube, और i dot i 1 into 1, that is 2 अल्फा a cube। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1 प्लस फ्लक्स थ्रू S2, that is equal to माइनस अल्फा a cube प्लस 2 अल्फा a cube, that is equal to अल्फा a cube। दिस इज द आंसर, नेट फ्लक्स अल्फा a cube यूनिट आंसर हो जाएगा, जिस भी यूनिट में हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज द वे, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एडिशनल में मिलेगा, एग्जाम्पलर में मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में भी आ सकता है, ये जेईई में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे मैंने अल्फा एक्स लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा एक्स स्क्वायर ले लेगा, या और अल्फा बाई एक्स ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, तो ध्यान रखेंगे हमें फेस का यहाँ पे क्या फंडा था, तो इस क्वेश्चन को करने का फंडा था कि फेस का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों को देखना था, और ये सबसे पहले देखना था कि किस फेस के थ्रू से फ्लक्स होगा, किस फेस के थ्रू से फ्लक्स नहीं होगा, ये भी हमें देखना था।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो आगे बढ़े हम लोग, तो वी विल सी कि ई डॉट ए और ई डॉट डी ए को हम लोगों ने देखा है अभी तक, है कि नहीं। अब बात करते हैं, एक लॉ आता है, ये जो फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ आता है। वो लॉ ये कहता है कि क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ही निकाल सकते हैं क्या? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? तो जवाब है हाँ, तरीका है। और वो जो तरीका है उसी को ये लॉ एक्सप्लेन करता है। इस लॉ को हम लोग गॉस लॉ कहते हैं, गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ ए चार्ज और चार्जेज, if a charge or charges is enclosed in a closed structure, पहले मैं लिख देता हूं, if a charge or charges is enclosed in a closed structure, then for the surface of closed figure, E dot dA integration is Q enclosed by epsilon naught। ये लॉ है ना। इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। इस लॉ को सीधे पहले ध्यान रखेंगे कि ई डॉट डी ए, और यहाँ ये जो सिंबल आप देख रहे हैं क्लोज, क्लोज का मतलब ये हमेशा पूरे क्लोज फिगर के लिए ही होगा। ओपन सरफेस के लिए ये इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, केवल क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि ई डॉट डी ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए ई डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ? ई डॉट डी ए हम जानते हैं फ्लक्स है, ये किस चीज का फॉर्मूला था? ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, फ्लक्स का फॉर्मूला था। और यहाँ क्लोज सरफेस लगा हुआ है, यानी किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स हो गया, ये किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स हो गया, यानी किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से जो फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आई रिपीट, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू Q enclosed by the closed surface upon epsilon naught. This statement is called Gauss law. This statement is called Gauss. उस लॉ में एक चीज और है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इट्स ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब हम सरफेस पे जाकर के ई डॉट डी ए सरफेस के हर पॉइंट पे निकालते हैं, क्योंकि मुझे पूरे क्लोज सरफेस के लिए ये स्टेटमेंट लिखना है, तो उस समय ई जो होता है इट्स ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के बाहर जितने भी चार्ज होते हैं, सारे चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, है ना, निकालते हैं जब ई डॉट डी ए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्यू इनक्लोज जो है ना, ये क्यू इनक्लोज का मतलब है चार्जेस ओनली इनसाइड, ओनली इनसाइड। इनसाइड का मतलब वो जो सरफेस की बात कर रहा हूं ना, क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस के केवल अंदर के चार्ज की हम बात करते हैं, उस क्लोज सरफेस के केवल अंदर के चार्ज की हम बात करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, इट्स ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड जब ई की बात करो, लेकिन क्यू इनक्लोज चार्जेस केवल अंदर अंदर की बात होगी। अब देखिए, इसका अब आप पूछेंगे कि सर फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स निकालना हो और ई डॉट डी ए निकालना
टफ लग रहा हो, आपको मुश्किल लग रहा हो, तो आप क्या निकालने की कोशिश करोगे? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालने की कोशिश करोगे? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये भी क्लोज सरफेस की अगर बात करें, ओपन सरफेस की अगर बात हो तब तो ई डॉट डी ए से करेंगे, ठीक है ना, या ओपन सरफेस की बात हो तो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट से भी कभी कभी करेंगे, लेकिन वहां पे इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ठीक है ना, वहां पे सिमेट्रिसिटी देखेंगे, आगे के क्वेश्चन से क्लियर होगा। लेकिन अगर केवल चार्ज दिया हो, जैसे क्वेश्चन फ्लक्स को जनरली दो टाइप का फ्लक्स, इजीली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक चार्ज देकर के फ्लक्स पूछ लिया तो आप इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी फील्ड देकर के फ्लक्स पूछ लिया, जैसे अभी तक हम लोग फील्ड से ही फ्लक्स निकाल रहे थे, वहां ओपन सरफेस से निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे? ई डॉट डी ए कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है गॉस लॉ जिसको कहते हैं, तो ये गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। ई सारे चार्जेस की वजह से जो गॉसियन सरफेस के अंदर और बाहर है, और इनक्लोज चार्ज क्यू इनक्लोज जो है वो केवल वो चार्जेस को यहां लेना है मुझे जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का गॉस लॉ का और भी बहुत सारा यूज है जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या इक्विवेलेंसी है, या कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कभी बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, नीट में इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है जेईई में, कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2-3 साल पहले आया था। तो गॉस लॉ से देखो कूलम्ब्स लॉ को कैसे लाया जा सकता है। अभी जो हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखे हैं उससे गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ लाने की अगर बात होगी तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है, वी हैव ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना, एंड मैं इसे आर रेडियस के एक स्फीयर में इंक्लोज कर लेता हूं, आर रेडियस के एक स्फीयर में इसे मैं इंक्लोज कर लेता हूं। मतलब ये जो डॉट 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 सरफेस बनाया है जो कि एक स्फीयर है, और ये स्फीयर हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस है। तो अगर मैं इस स्फीयर के अक्रॉस फ्लक्स निकालना चाहूं तो देखिए, अगर मैं एक स्मॉल एरिया लेता हूं, बहुत स्मॉल एरिया, कहीं भी ले सकता हूं, ये एरिया मैं यहां भी ले सकता हूं, अगर मैं यही एरिया लेता हूं सपोज, तो इस एरिया के पास प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो प्लस क्यू के कारण रेडियली अवे होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ होगा। और इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एरिया इज डी ए, है ना, दिस एरिया इज डी ए।